नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। यह रिश्ता मुझे हर तरह से ठीक लग रहा है, बस अब तनु आ जाए तो हम इसे फाइनल करेंगे। नरेश जी ने अपनी पत्नी सुधा से कहा तो वह बोली, पहले हमारी बेटी तो हाँ करे। परेशान कर रखा इस लड़की ने, अच्छे भले रिश्ते में भी कमी निकाल देती। संयुक्त परिवार सुनकर ही भड़क जाती। अब की बार मैं उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। ये रिश्ता उसकी शर्तों पर खरा उतर रहा है। पता नहीं अचानक क्या हो गया इस लड़की को, बड़े परिवार में विवाह करना ही नहीं चाहती। न जाने कैसी सोच होती जा रही है आजकल की लड़कियों की। हमारे ज़माने में संयुक्त परिवार को दुख सुख का भागीदार मानते थे। अच्छा होता था जब 3-4 भाई मिलकर एक ही बड़े घर में रहते थे और बुरे वक्त में एक दूसरे के काम आते थे। आजकल तो ये बातें सिर्फ किताबों में ही रह गई हैं, जिन्हें पढ़ते तो सब है परंतु सीखता कोई नहीं। नरेश जी बोले, यह सब उसकी बेस्ट फ्रेंड रीतू का किया धरा है, वरना हमारी बेटी ऐसी नहीं है। आजकल के बच्चों पर दोस्तों के प्रभाव ज़्यादा रहता है। दोनों पति पत्नी चिंतित और गंभीर मुद्रा में बातें कर रहे थे कि तनु ऑफिस से आ गई। माता पिता का गंभीर चेहरा देखकर हंसते हुए बोली, फिर कोई रिश्ता आ गया है क्या? उसके कहने के ढंग पर दोनों को हंसी आ गई। पल भर में ही माहौल हल्का फुल्का हो गया। तीनों ने साथ बैठकर चाय पी। फिर नरेश जी का इशारा पाकर सुधा ने लड़के की फ़ोटो आगे बढ़ाते हुए कहा, इस रिश्ते में हमें कोई कमी नहीं लग रही। लखनऊ में लड़के के माता पिता अपने बड़े बेटे बहू के साथ रहते हैं और लड़का मुंबई में कार्यरत है। दवाई की कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर है। अकेला रहता है। तनु पल भर सोचकर मुस्कुरा कर बोली, अच्छा अकेला रहता है? हाँ फिर तो ठीक है, बस बार बार उसके मम्मी पापा का मुंबई में आना ना हो तो ज़्यादा अच्छा। सुधा जी को गुस्सा आ गया, क्या बकवास कर रही हो तुम? बेटा है उनका, क्या वे अपने बेटे के पास भी नहीं आ जा सकते? तनु तुम कैसी हो गई हो? क्या यही परवरिश है हमारी? हम तो आज तक बड़ों के आशीर्वाद के लिए तरसते हैं। मेरी किस्मत में तो सास का सुख था ही नहीं। शादी के कुछ दिनों बाद ही वह चल बसी और तुम्हारे बाबूजी की नौकरी के चलते मुझे ससुराल छोड़कर यहाँ लखनऊ में अकेले आना पड़ा। मुझे तो आज भी सास की कमी खलती। और एक तुम हो कि तुम्हें सिर्फ पति से मतलब, बाकी रिश्ते भी तो होते हैं, उनकी भी कदर करना सीखो। तनु बोली, नहीं माँ, मुझे घबराहट होती है रिश्तों से। मेरी फ्रेंड रीतू बता रही थी कि। इतना कहते ही सुधा जी ने बात बीच में काट दी, मुझे कुछ नहीं सुनना। उस लड़की ने तुम्हारे दिमाग में न जाने क्या फितूर बिठा रखा है। उस लड़की ने तुम्हारे दिमाग में भी नेगेटिविटी भर दी। तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। तनु पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। वह अपनी बेस्ट फ्रेंड रीतू के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। नरेश जी और सुधा सिर पकड़कर बैठ गई। तनु की बेस्ट फ्रेंड रीतू का विवाह 6 महीने पहले ही दिल्ली में हुआ था। उसकी ससुराल में सास ससुर पति अनुज एक देवर सुख समृद्ध परिवार है। ऋतु जॉब करती है। तनु और ऋतु बेस्ट फ्रेंड है। दोनों व्हाट्सएप पर चैट करती रहती हैं। अक्सर छुट्टी वाले दिन दोनों की बातें सुधा के कानों में भी पड़ती तो सुधा जी मन ही मन बेचैन हो उठती। ऋतु सास ससुर की बुराइयां तो करती ही है, साथ ही अपने पति की कमियां भी निकालती रहती है, जिसके किस्से सुनकर तनु भड़क जाती। एक दिन तनु ने अपनी माँ सुधा को बताया कि आज ऋतु का मूड खराब है। मम्मी, उसके हस्बैंड ने उसे मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह जल्दी उठा दिया। बेचारी अपनी मर्जी से सो भी नहीं सकती और तो और वह अपनी पसंद का खाना भी नहीं खा सकती। ऋतु की सास हेल्थ के लिए बहुत गंभीर है। बोरिंग सा हेल्दी खाना बनवा कर ऋतु को ऑफिस के लिए थमा देती। सुधा जी ने पूछा, अच्छा उसकी सास टिफ़िन भी बनाती है? तनु बोली, हाँ, ऋतु ऑफिस जाती है तो घर का सारा काम उसकी सास ही संभालती है। उनके यहाँ पर एक कुक है, परंतु उसकी सास अपनी निगरानी में सारा खाना तैयार करवाती है। सुधा जी बोली, यह तो और भी अच्छी बात है। ऋतु को तो खुश होना चाहिए, फिर शिकायत किस बात की है? उसके सास माँ की तरह उसका ध्यान रखती है। हेल्दी खाना अच्छी आदत है। तनु उदास होकर बोली, क्या खुश होगी बेचारी? अपनी पसंद का खाना भी नहीं खा सकती। टिफ़िन वह अपनी सहेलियों को खिला देती, अपने लिए ऑफिस में कुछ ऑर्डर करती, डबल डबल पैसे फूकती। सुधा जी बोली, ऋतु बेवजह ही बेकार के किस्से सुनकर तुम्हारा दिमाग और टाइम खराब करती है। इतनी अच्छी सास मिली है उसे, अपने बड़ों की कदर करनी चाहिए। तनु भड़क उठी। अपनी प्यारी सहेली के खिलाफ वह कुछ भी नहीं सुन सकती। मुंह बनाकर बैठ गई। फिर आदतन तीसरे दिन फिर से शुरू हो गई। मम्मी, ऋतु के सारे रिश्तेदार दिल्ली में ही रहते हैं। कभी किसी के यहाँ कोई फंक्शन होता है तो कभी किसी के यहाँ।
पता नहीं कितने रिश्तेदार देवर नंद छुट्टी वाले दिन टाइम पास का प्रोग्राम बनाकर कहीं भी घूमने निकल जाते हैं। रितु तो थक जाती। रिश्तों के नाम पर पूरा एक गांव बसा हुआ है उसके ससुराल में। सुधा जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह रितु की बातें सुन सुनकर थक चुकी थी। दूसरी तरफ उनकी अपनी बेटी तनु की सोच भी बिल्कुल बदलती जा रही थी। वह संयुक्त परिवार से चिढ़ने लगी थी। कुछ दिन बाद तनु के लिए उस रिश्ते की बात आगे बढ़ाई गई। तनु और रजत मिले, दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया। सब कुछ सहर्ष तय हो गया। शादी संपन्न हुई। तनु और रजत मुंबई चले गए। लखनऊ में रजत का बड़ा भाई अपने माँ बाप के साथ रहता था। रितु भी अपने पति के साथ शादी में आई थी। वह कह रही थी कि तुम्हारी तो मौज हो गई तनु, सबसे दूर अकेले पति के साथ रहोगी। काश मुझे भी यह लाइफ मिलती, परंतु वहाँ तो मेला लगा रहता है। इन बातों को सुनकर सुधा जी को गुस्सा आया था, परंतु वह चुप रही। तनु और रजत मुंबई चले गए। तनु ने भी अपने लिए मुंबई में अच्छी जॉब तलाश ली थी। तनु ने एक दिन सुधा जी को बताया कि माँ, रितु कह रही थी कि जाने अनजाने में फॉर्मलिटी के चलते अपने सास ससुर को मुंबई आने का न्योता मत दे देना, नहीं तो वह वहीं पर आकर बस जाएंगे, फिर करती रहना सेवा आदर्श बहू बनकर। यह सुनकर सुधा जी को बहुत गुस्सा आया। रितु जानबूझकर उनकी बेटी के खुशहाल जीवन में जहर घोल रही थी, परंतु तनु अपनी बेस्ट फ्रेंड के खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं चाहती। बहरहाल तनु और रजत ने मुंबई पहुंचकर नया जीवन शुरू किया। रजत ने उसका जीवन खुशियों से भर दिया। दोनों सुबह ऑफिस के लिए निकलते और देर रात घर पहुंचते। वीकेंड में ही दोनों को थोड़ी बहुत राहत मिलती। सुबह बाई आकर घर का सारा काम कर जाती। तनु फटाफट किचन का काम देखते हुए तैयार होती। 2 ही सदस्य थे, कुछ काम ज़्यादा भी नहीं था। ऑफिस से लौटकर किचन में घुसना तनु को अखरता था। रजत ने कहा, डिनर के लिए भी कोई बाई रख लो, लेकिन उन दोनों के ऑफिस से आने का समय निश्चित नहीं था और देर रात तक कोई बाई रुक भी तो नहीं सकती। रजत ने कहा, चलो ठीक है, हम दोनों मिलकर कुछ बना लिया करेंगे। तनु से रितु की चैट लगातार चलती रहती और रितु तनु के आज़ाद जीवन को देखकर आहें भरती रहती। अभी 5 महीने ही शादी को हुए थे। रजत ने कहा, मुझे 1 सप्ताह की ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर भेजा जा रहा है, तुम अकेली कैसे रहोगी? लखनऊ से माँ बाबूजी को बुला लेते हैं। वैसे भी शादी के बाद वह अभी तक हमारे घर नहीं आए, इस बहाने वे मुंबई भी घूम लेंगे। तनु पर रितु की बातों का जोरदार असर हुआ था। उसने तुरंत ही कहा, नहीं, मैं अकेली कहाँ हूँ, रितु का बहुत मन कर रहा है, वह हमारे पास आना चाहती है। माँ बाबूजी को आपके लौटने के बाद बुला लेंगे। रजत ने तनु की बात मान ली और जिस दिन रजत को सिंगापुर जाना था, रितु अपना बैग पैक करके तनु के घर पहुँच गई। दोनों सहेलियां एक दूसरे से मिलकर चहक उठी। बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रितु सास ससुर देवर नंदों की बुराइयां, वहां के रिश्तेदारों के फंक्शन के किस्से सुनाती जा रही थी। अगले दिन तनु ने ऑफिस से छुट्टी ले ली। दोनों ने खूब मस्ती की, मूवी देखी, शॉपिंग की। रितु बेड पर निढाल होते हुए बोली, ऐसा लग रहा है दूसरी दुनिया में आ गई हूँ। तेरे घर में कितनी शांति है तनु, दिल खुश होगा यहाँ आकर। क्या बताऊँ, मज़ा आ गया। सुबह देर तक सोकर उठती हूँ, कोई चिक चिक नहीं। कितनी शांति है तेरे घर में। तनु ने अपनी माँ सुधा जी को रितु के आने की खबर दी तो सुधा जी ने खुश होते हुए कहा, रितु के ससुराल वाले कितने अच्छे लोग हैं। 1 सप्ताह के लिए अपनी बहू को फ्रेंड के घर भेज दिया, फिर भी रितु को उनकी कदर नहीं। रितु के संयुक्त परिवार के किस्से खत्म ही नहीं हो रहे थे और तनु के पास कहने सुनने के लिए कुछ नहीं था। रितु बोली, तू भी तो कुछ किस्से सुना। तनु बोली, मैं क्या किस्से सुनाऊं, किसकी बात करूं, हम दोनों ही तो हैं। सुबह जाकर रात को आते हैं, पूरा हफ्ता ऐसे ही भागते दौड़ते बीत जाता है। वीकेंड पर ही आराम मिलता है। घर में कोई बात हो तो बताने के लिए तभी तो बताऊं। हमारी तो बातचीत ही बहुत कम होती, सेहत खराब होती है तो भी अपना काम स्वयं ही करना पड़ता है। बहुत बोरिंग जिंदगी। दुख सुख बांटने के लिए परिवार के नाम पर हम दोनों ही हैं। रितु बोली, हाँ तभी तो तेरे घर में इतनी शांति है। मेरी ससुराल में तो घर में घुसते ही सासू माँ चाय नाश्ता खाने की पूछताछ करने लगती, ऑफिस के बारे में पूछती, कहीं मैं थक तो नहीं जाती। आए दिन कुछ न कुछ चलता ही रहता है। आज न जाने क्यों पहली बार तनु को रितु से चिढ़ हो रही थी। वह दिल से उदासी महसूस कर रही थी। रितु के पास भरा पूरा परिवार है जो उसके सुख दुख में भागीदार है, परंतु इसे किसी की फिक्र ही नहीं। तभी रितु के सास ससुर का फ़ोन आ गया। उन्होंने जी भर कर रितु से बातें की, हालचाल पूछा। तनु से भी बहुत प्यार से बात की। तनु को आज पहली बार लगा कि संयुक्त परिवार कितनी खुशी देता है। जब दोनों सोने के लिए बेड पर लेटी तो दोनों के भाव अलग अलग थे। रितु सोच रही थी कि वाह,
क्या बढ़िया लाइफ है, घर में कितनी शांति है, ना किसी की दखल अंदाजी, न किसी से कुछ कहना, ना किसी का से कुछ सुनना, सब कुछ अपनी मर्जी से करो। वहीं दूसरी तरफ तनु सोच रही थी कि रितु बेवजह ही ससुराल का रोना रोती रहती है। मुझे पता है अकेले रहने में क्या सुख है। यहाँ तो हम दोनों के अलावा सिर्फ बाई दिखाई देती है, जो मशीन की तरह काम करके चली जाती है। हमारी चिंता करने वाला है ही कौन। वीकेंड पर मूवी देखकर थक चुकी, हमेशा थकी रहती। इस अकेले संसार में कोई सुख नहीं। इस अकेलेपन का क्या फ़ायदा, जहाँ न देवर की हंसी ठिठोली हो, न ननद की छेड़खानी, न सास ससुर की डांट फटकार, और ना ही उनके संरक्षण का प्यार। दोनों सहेलियों के दिमाग में विपरीत विचारधाराएं चल रही थी। तनु मन बना चुकी थी कि कल सुबह उठते ही ससुराल में फ़ोन करके सास ससुर को अपने यहाँ आने के लिए इनवाइट करेगी और रजत के आने के बाद ऑफिस से छुट्टी लेकर कुछ दिनों के लिए लखनऊ संयुक्त परिवार में एंजॉय करने भी जाएगी। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं, अपने कमेंट्स जरूर दीजिए। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।